क्लास 8th और चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखो, फसल उत्पादन मतलब फसल को उत्पन्न करना, एवं प्रबंध मतलब उसको सही व्यवस्थित करना, मतलब सही जगह रखना। तो देखो, अब पार पढ़ेंगे हम आप पहले इसमें ग्रीष्मावकाश, है ना। ग्रीष्मावकाश कहते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ग्रीष्मावकाश कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां, है ना। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली एवं बूझो, पहेली लड़की का नाम है और बूझो लड़का का नाम है, अपने चाचा के घर गए। कहाँ पर गए? अपने चाचा के घर। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी देखी, है ना, दरांती देखी, बेलचा देखो, हल देखो। तो अब बूझो, ये लड़का है, ये इसके मन में कुछ प्रश्न उठे, तो ये क्या कह रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो देखो, यहां पढ़ेंगे, आप पढ़ो। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? संश्लेषित मतलब बनाते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं ये पौधे अपना, है ना। पढ़ो। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते तो पका के खा सकें। पौधे हैं जो अपने आप भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं खाते हैं, है ना। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ये धरती के अंदर से खनिज और हमको देते हैं वो। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, मतलब जंतुआं भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये देखो। तो अपना क्या आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, पचाने के लिए, श्वसन, तुम जानते हो, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, एवं उत्सर्जन की क्रिया करते हो तुम, है ना। उत्सर्जन क्रिया मतलब शरीर के अंदर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, जिसे हम लेट्रिन मल के द्वारा बाहर निकालते हैं, है ना। तो उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, है ना। कोई जीव है मांसाहारी, मांस खामे तो हम जंतु ने मार के खा रहे हैं कछु, तो जंतु पे तो प्राप्त कर रहे हैं भोजन कछु मानव, है ना। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये बूझो कह रहा है कि भाई हमें तो इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार करा सकते हैं, आदमी तो बहुत है, इन्हें भोजन बहुत चाहिए। तो इसका उत्तर देखेंगे अब आप, देखो। अब पहेली कह रही है भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, मतलब भोजन को एक बड़े क्षेत्र में उगाना। जो भी तो खेत में कर दें गेहूँ, ये कोई एक पौधा उगा दियो गेहूँ को बहुत है, तो भाई भोजन का उत्पादन कैसे होगा? आमंते का पेट भर रो, है ना। गेहूँ चावल इनते पेट भरेगा रोज, है ना। आम तो एक दिन दो दिन खा लो, पार होने पर इतनी महंगे चल रहे हैं। अब एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, मतलब रेगुलर उत्पादन करो, हर साल गेहूं उगाओ। उचित प्रबंधन, ये पीछे क्वेश्चन आंसर में दे रखा है इसका उत्तर, है ना। तो ये याद रखना है, नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन मतलब सही व्यवस्था करो, एवं वितरण आवश्यक है। वितरण मतलब सही जगह बांट हो जाओ, बंटवारा करो। इन्हें अपने वितरण, एक राज्य में गेहूं रहे तो महिला के बैठ गए, और दूसरे राज्य में ना रहे गेहूं तो माना पहुंचा रहे, तो इस भूखे मर जाएंगे वहाँ के लोग।
तो ये अब आइए आगे, कृषि पद्धतियां क्या होती हैं? अब देखो कृषि पद्धतियां देखो, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु मतलब घूमते रहते वे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास, आवास मतलब रहने के लिए जगह की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। समूह मतलब ग्रुप बना के, झुंड बना के चलते, एक आदमी ना जा तो भोजन प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई को है ना। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, अब तो पका के खा रहे हैं। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर क्या होता है बता? कालांतर, कालांतर क्या होता है? कालांतर मतलब कुछ समय बाद में खेती कर गेहूं, चावल एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म कहते हैं जैसे ये कई वैरायटी के, जैसे गेहूं तो गेहूं के, चावल तो चावल के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, पीछे क्वेश्चन आंसरों में दे रखी है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने, पैमाने मतलब क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल। हाँ, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के। शाबाश। तो आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न की फसल, सब्जियां की फसल होती है, एक फलों की फसल होती है। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक कैसा देश है? विशाल। शाबाश। यहाँ ताप मतलब यहाँ धूप ज्यादा निकलती है, टेम्परेचर मतलब ज्यादा रहता है, गर्म रहती है यहाँ की वातावरण। आर्द्रता मतलब नमी भी है यहाँ पर, और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। टेम्परेचर मतलब अलग है यहाँ पर, जैसे जयपुर को अलग है, भरतपुर को अलग है ना, हर जगह का अलग अलग होता है यहाँ पर। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। तो फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो, पहली है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है क्या कहलाती है? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। वर्षा मतलब भारत में कब होती है? जून से सितंबर के बीच में बरसात होती है। अब धान है, धान कह में तुम चावल अंते, मक्का, सोयाबीन जाने, सरसों है ना, और मूंगफली, कपास में तो रुई प्राप्त है इत्यादि खरीफ की फसलों में आती है। ये उदाहरण है, ये याद रखने, पीछे क्वेश्चन आंसरों में दे रखे हैं। खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए, रबी की फसल के दो उदाहरण दो। हाँ, जानते जब ही तो फसलें। शीत ऋतु कहते हैं अक्टूबर से मार्च तक सर्दी पड़ती है, में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी जाने, अलसी होती है एक, है ना, खाने वाली। रबी फसल के उदाहरण है ये, रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये क्वेश्चन भी पीछे दे रखा है कि रबी की फसलों के उदाहरण दीजिए क्वेश्चन आंसर में, किताब के में, पहले पाठ के में। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मियों में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियां,
अब भूजो कह रहा है धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान मतलब चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। अब देखो ये पहली इसका जवाब दे रही है। ये प्रश्न भी पीछे क्वेश्चन आंसरों में दे रखा है, ध्यान से समझे इसको। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान मतलब चावल को कहते हैं, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। अब जब सर्दी में उगाएंगे तो सर्दी में कहाँ बरसात है रही। अब बरसात नहीं होगी तो फिर धान को चाहिए पानी, पानी नहीं मिलेगा तो ये नहीं उग पाएंगे। ये उत्तर है इसका, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रही है बूझो पहली। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक मतलब एक समय अवधि है ना में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं आते हैं किसी की भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेत में मिट्टी तैयार करते हैं। ये प्रश्न ध्यान से समझना है, पीछे ये भी दे रखा है क्वेश्चन आंसरों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आता है। देखो हम कोई फसल उगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करना। अब ऐसा तो है ना सका रोड पे फसल उगानी और रोड पे तुम बिना भाई बीज डाल दो और उग जावे। पहले रोड को क्या करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, फिर मिट्टी में वैसी बनानी पड़ेगी जो फसल हो सके। नहीं रोड पे कभी तुमने पौधे उगते देखे नहीं उगते, एक आध उग जावे तो उगा, नहीं उगते नहीं है पहली बात तो, है ना। अब जैसे गेहूं उगाना चाहे तुम रोड पे जाएंगे, कच्ची भाई रोड पे नहीं होंगे, मिट्टी बढ़िया चाहिए वो खेत की तरह बढ़िया, है ना, ऐसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम खेत में हमें फसल उगानी है, गन्ना की हो चाहे चावल की हो चाहे गेहूं की हो। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। ऐसी पहले मिट्टी बढ़िया रहनी चाहिए, हाँ मिट्टी रहनी चाहिए वह जगह पे। फिर उसके बाद बुआई करेंगे। बुआई मतलब बीज डालेंगे वहाँ मिट्टी में। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देंगे, है ना। उर्वरक मतलब यूरिया और खाद रहे में दो प्रकार को खाद रहे में। ये खाद होता है जो हमें गोबर फोबर होता है ना, अपशिष्ट कूड़ा कचरा उसमें से बनता है, और दूसरा होता है उर्वरक यूरिया, इसे मानव खुद बनाता है ना। तो खाद दो चाहे उर्वरक दो देते हैं हम बुआई करने के बाद, है ना। बीज क्या करता है, बीज को बढ़िया करता है अच्छा। अगर दोनों दे दिए तो दोनों नहीं देने चाहिए। यूरिया तो नुकसानदायक होता है पर उर्वरक खाद ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। अब उसके बाद सिंचाई हम करते हैं, सिंचाई खाद एवं उर्वरक दे दिया, के बाद सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा। देखो सिंचाई कर दी, पानी दे दियो, सिंचाई मतलब पानी। फिर उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं फसल की। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार कहते हैं जैसे बथुआ हो गया हो खेत में, और खरपतवार मतलब ये होता है, बथुआ को तो नहीं कह सकते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खेत में जो अपने आप उगाते हैं, उनका कोई बीज नहीं डालते हम खेत में, अपने आप उगाते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता, आते हैं ना मानव खाता है, उसको कहते हैं खरपतवार, खराब पौधे। तो इनसे सुरक्षा करते हैं हम। फिर कीटनाशक को छिड़काव करें, है ना, दवाई का खेतों में, जब ये खरपतवार या उखाड़ते हैं खरपतवार को। जो कर देकर आते बोल कटाई करते हैं हम, है ना। फसल उग जाती है, सही हो जाती है, पक जाती है ना, उसके बाद कटाई करने के बाद भंडारण, मतलब गेहूं कुट गए उसको फिर एकत्रित कर लेते हैं हम, भंडारण करते हैं उसको एकत्र। ये फसल करने का सही तरीका है। जो तुम फसल करते हो वो उन पर अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। जो किसान के लड़के हैं उन पर ये पाठ अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे इन पॉइंटों को। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार कैसे करते हैं हम, देखो, है ना। तो देखो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मतलब फसल उगाने का सबसे पहला चरण कौन सा है,
मिट्टी तैयार करना। शाबाश। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। देखो मिट्टी हम जुतवाते हैं, जैसे भाई कहना में खेत जोते ही हो भाई ट्रैक्टर वाले, है ना, तो क्यों जुतवाते हैं मिट्टी को? मिट्टी को खेत जोतने से मिट्टी ऊपर नीचे आ जावे, है ना, खराब मिट्टी है ऊपर की नीचे चले आवे, नीचे की ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो मिट्टी को पलटना, ऊपर नीचे करना तथा इसे पोला बनाना, मिट्टी पोली है जावे, है ना। जैसे तुम पैर रखेंगे खेत में धसे चले जावे, नेकात पैर बैठ जावे ना। तो कृषि का ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला मिट्टी ऐसे नहीं करेंगे और डायरेक्ट बीज डाल दिया, बीज डूबेगा ही नहीं तो उगेगा ही नहीं। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। अब पेड़ की जैसे बीज डालो, बीज पेड़ हो गएगा तो वही मिट्टी में जड़ें जाएंगी आराम से, और ठोस मिट्टी में डाल दियो, रोड पे बीज डाल दियो का अब पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। जड़ आराम से श्वसन क्रिया करती है मिट्टी में। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? ये प्रश्न भी आ सकता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस कहते हैं गंध आना, गंध बुरी गंध आवे ना बामते कचड़े में थे, उसे ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, है ना, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। ये निर्मुक्त होना चाहिए, मुक्त रहते हैं, फ्री। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये आ रहा है इसमें जुताई क्या होती है। ये प्रश्न भी पीछे दे रखा है क्वेश्चन आंसर में, तो ध्यान से समझें। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। हाँ, इसे हल चलाकर करते हैं। हल लगे रहे ना ट्रैक्टर के पीछे, वो होते हैं। हल कैसा होता है ये आगे देखेंगे, आप पाठ में चित्र सहित देखेंगे। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। पहले लकड़ी के बने होते थे जो बैलों द्वारा करते ना खुदाई, हम बैलों द्वारा खेत जोतते थे। आज ट्रैक्टर द्वारा हो रही है जुताई खेत की। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है और जुताई से पहले से पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ढेले मतलब मिट्टी के ढेल। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो एक पाटल कैसा होता है ये भी दिखा देंगे तुम्हारे लिए, चित्र में आएगा आगे, देखते रहें जब तक वीडियो को आगे तक अंत तक। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। मतलब बुआई बीज डालना और सिंचाई मतलब पानी देने के लिए खेत को समतल मतलब एक जैसा लेवल में बराबर, ऊंचा नीचा नहीं। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल जैसे मेज सा होता है, ये खेत को समतल करने का मतलब सिलपट्ट करने का काम करता है। कैसा होता है ये देखेंगे अब आगे आप। अब देखो यहाँ पे आओ, अब देखो हल कैसा होता है, हल देखेंगे आप। ये हल है, देखो ये चित्र देखें आप, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो ये तो देखो
ये तो जोत का, ये इसको जोत कहते हैं, जोत जो है ना। और ये नीचे तिकोनी के आकार का लग रहा है ना, ये फाल होता है, ये फाल है ना। और इसको ये स्पष्ट बड़ा चित्र ये दिखाया गया है, इसको ये फाल है ना। और ये इसको हलसेप्ट कहते हैं, ये हलसेप्ट ये यहाँ पर लग रहा है ना। देखो इसमें चित्र में, और देखो और समझें दोबारा से, देखो इसको तो जोत कहते हैं। ये ऊपर वाला ये रखा है डंडा सा, बैलों के सिर पर रखा रहता है ना, जो गर्दन पर, इसको जोत कहते हैं। और अब देखो इसमें हल का चित्र दे रखा है, ये हल का, तो इसमें देखो हल कौन सा है, और इसको फॉल कहते हैं, फाल। ये कहाँ पर लग रहा है इसमें, ये यहाँ लग रहा है, ये फाल, ये नीचे नीचे वाला भाग फाल कहलाता है, ठीक है। ये फाल क्या है, देखो फाल दिखा रखा है, ऐसा होता है ये बैलों के सिर पे ही तो रख रखा है, डंडा ये बन रहा है ऊपर है ना, ये रखकर ये नीचे नीचे लग रहा है, फाल है ये। और ये हलसेप्ट बीच वाला भाग है, इस हलसेप्ट इसको कहते हैं, डंडे को, ये हलसेप्ट है, ठीक है। अब हल पढ़ेंगे डिटेल में, हल क्या होता है। देखो हल क्या होता है। प्राचीन काल से ही, प्राचीन मतलब पुराने समय से ही, काल मतलब समय से ही, हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, खरपतवार मतलब खराब पौधे होते हैं ना, उनको तोड़ देता है, एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है हल का उपयोग बताइए। तो हल का उपयोग किस किस में किया जाता है, खाद उर्वरक मिलाने के लिए है ना, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है ना। घोड़ा ले हुए, घोड़े पे जुताई कराते थे पहले प्राचीन समय में, ऊंट पे कराते, घोड़ा ऊंट या बैल हो, जिन पे बैल हो बैल ते करा रहा हो, ऊंट हो जिन ऊपर बैल बढ़िया करते थे है ना, इसलिए ज्यादा बैलों का उपयोग करते थे। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती थी, जिसे फॉल कहते हैं। यही खोदने का काम करता था, मिट्टी तो टूट लकड़ियां तो टूट जाती थी है ना। अब देखो हल्का है ना, तिकोनी कहते थे। अब कहाँ पे पहुंच गए ना, हाँ अब देखो यहाँ पे, जिसे फॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हलसेप्ट कहते हैं। और हलसेप्ट क्या होता है, ये चित्र में दिखाया है मैंने आपके लिए, डंडा सा होता है यूं सीधा, बीच वाला भाग हलसेप्ट होता है ना, डंडा को ही हलसेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, हैंडल मतलब ऊपर है ना, और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1a में दिखाया गया है। किताब लेकर भी बैठ सकते हो आप, तो समझ सकते हो उसमें से। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। मतलब आज लोहे के हल चल रहे हैं, अब बंद है ये लकड़ियां के, अब आधुनिक समय में। अब आ जाओ कुदाली क्या होती है, अब कुदाली पढ़ेंगे। देखो है ना, कुदाली बताएंगे आपके लिए अब क्या होती है। यह एक कुदाली कहते हैं मिट्टी खोदने वाला खुरपा। तो देखो यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है ना। लकड़ियाँ पकड़े वाला भाग लोहे का भी हो सकता है अथवा लकड़ी का भी होता है ना, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट है ना लगी होती है। देखो तो डटल है, दिमाग कमजोर है। यह कुदाली का चित्र, और लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ब्लेड मतलब पातो
इसका दूसरा स्राव पशुओं द्वारा खींचा जाता। तो देखो चित्र में क्या क्या है, देखो ये पकड़ है ना, ये पकड़ मतलब बैलों के डंडे ऊपर लगा रहता है, ये हैंडल है पकड़ने वाला, ये जोत होती है ऊपर लगा होती है, ये मुड़ी प्लेट है, इसकी सहायता से खोदा जाता है। कुल्हाड़ी भी कहते हैं, या कुल्हाड़ी भी कह सकते हो तुम, कुदाली को कुल्हाड़ी खोदने का काम करती है ना ये। और कभी कभी है उसमें किसान फसल को जोतते समय करता है इसका प्रयोग। ये अब देखो कल्टीवेटर, पकड़ी। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम मतलब मेहनत एवं समय दोनों की बचत होती है। तो देखो ये कल्टीवेटर का चित्र है, जो ट्रैक्टर के पीछे लग रहा है, ये कल्टीवेटर है, ये है ना, ये कल्टीवेटर है ना। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए अब देखो इसके ये क्या होता है, अब देखो डिटेल में पढ़ेंगे आप। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने। तो पॉइंट एक, हाँ ऐसे बोला कर बीच बीच में बुलवाऊंगा। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, बीकर मतलब बर्तन ले लो है ना, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं, है ना। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, खोखले मतलब तैरने लगते हैं, और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों की को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखो औजार, परंपरागत औजार मतलब पुराने औजार कैसे थे पहले। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर, मिट्टी को पार कर, है ना, बीज को स्थापित कर देते, मिट्टी में घुस जाते हैं। तो ये देखो ये देखो चित्र के नीचे क्या लिख रहा है, देखो बीज बोने का पारंपरिक तरीका मतलब प्राचीन तरीका था। इसमें किसान क्या कर रहा है, तुम देखो ये इसमें बीज डाल रहा है, बीज से यहाँ डायरेक्ट बीज वहाँ जा रहा है मिट्टी में, पहले बोते थे ऐसे, ठीक है। मतलब सम की सम जुतते जा रहा हो और हाँ, और बीज डलता जा रहा हूँ। मतलब पहले देखो ये सीड ड्रिल का चित्र है। अब आधुनिक युग में हम इस विधि के द्वारा खेत में बीज डालते हैं। ये ना पंक्ति, ये इन तरीके से अलग अलग जगह पर बीज जाते हैं। तो देखो ये क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखो ध्यान से पढ़ो बच्चों। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2b का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में से समय एवं श्रम मतलब जानते हो, मेहनत, बचत दोनों की ही बचत होती है। विद्यालय के समीप एक पौधशाला जिसे कोष्टक में कहते हैं नर्सरी है। नर्सरी जानते हो क्या होता है? यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ बेचे जाते हैं, हम पैसे से खरीद कर ला सकते हैं पेड़ों से। नर्सरी नहीं, वो नर्सरी अलग है, यहाँ पढ़ते हैं बालक, नर्सरी में पढ़ता है बालक। ये नर्सरी है, पेड़ पौधों की नर्सरी है। यहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं छोटे छोटे,
जिनको लाकर हम घर पर बाग में कहीं पर ही उगा सकते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है बूझो, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हुए हैं। थैलान में रख के रखें, थैलियों में रख कर रखते हैं कहीं कहीं पर। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, ये बूझो कह रहा है। तो पहली कह रही है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। धान मतलब चावल जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला मतलब नर्सरी में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। मतलब रोपित मतलब खेत में दबा देते हैं, बो देते हैं, डाल देते हैं। रोपित मतलब उगा देते हैं। कुछ वनीय पौधे, वनीय पौधे कहते हैं कुछ वन में रहने वाले पौधे या वन में उगने वाले पौधे, एवं पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जानते हो, जिस पे पुष्प आता है। शाबाश, जिन पर पुष्प आते हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही जगह तुमने 10 बीज डाल दिए तो एक ही जगह 10 पौधे आ जाएंगे, उससे होंगे गुच्छा सा बन जाओ, है ना। हाँ, तो गेहूं के तुमने 10 बीज डाल दिए तो जगह 10 पौधे होंगे तो गुच्छा सा बन जाओ, है ना। सिंगल हो अलग अलग तो सही होता है। अब इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक जानते हो, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। पर्याप्त मतलब पर भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब देखो, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खेत में हम खाद एवं उर्वरक कैसे मिलाते हैं, पढ़ो। 1.5 खाद्य एवं उर्वरक। कहाँ 1.5 कहाँ लिख रही है, कहाँ है तो? हाँ चल सही है, पढ़ो। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। बस ये क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। खाद्य या पोषक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर मतलब पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। जिस प्रकार आदमी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो उन्हें खाद से प्राप्त होते हैं, है ना। आदमी को सड़ा गला माल, खराब माल, अपशिष्ट फेंक देता है आदमी, फिर वह पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। वही में तो शुद्ध पेड़ पौधे उसको ग्रहण करके आदमी के लिए शुद्ध उपलब्ध कराते हैं। तो पेड़ पौधे हम पर निर्भर, हम पेड़ पौधे पर निर्भर, तो एक दूसरे पर निर्भर है हम। प्रकृति में ऐसा कोई जीव नहीं है जो निर्भर नहीं हो किसी पर, है ना। एक दूसरे पर सब निर्भर है। गरीब अमीर पर निर्भर, अमीर गरीब पर निर्भर। अब जैसे एक किसान है, एक अमीर आदमी की खेत जोत रहो, अब बात खेतन ने नहीं जोते तो अमीर कहते फसल कर ले, है ना। अब गरीब को तनख्वाह नहीं मिला, चारों भूखा मर जाओ, अमीर पर तनख्वाह लेंगे। तो एक दूसरे पर निर्भर है सब। कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हो, कोई कच्चू दे रहा हो, सब निर्भर है एक दूसरे पर। तो देखो पढ़ो। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते? हाँ, यह क्वेश्चन पीछे दे रखा है, क्वेश्चन आंसर में बुक के पीछे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो देखो उत्तर दे देंगे। देखो पढ़ो बच्चों। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी फसल
फसल जैसे गेहूं की ऐसक है, चना की ऐसक है, बाजरे की ऐसक है, कुछ की भी हो सकती है ना। तो मिट्टी क्या करती है? फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। हाँ। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रकम खाद्य देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद्य देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कम खाद देंगे तो पौधे कमजोर रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आओ। अब खाद एक कार्बनिक कहते हैं जैविक, दूसरा नाम है कार्बनिक को जैविक। कार्बनिक को और एक और नाम है जिसमें कार्बन पाया जाता है, काला पदार्थ पाया जाता है। खाद में ही तो पाया जावे काला पदार्थ, है ना। अब देखो खाद में क्या काला पदार्थ, कोयला फोयला डाल दी तुमने, गोबर है, सड़ जावे गल जावे, कालो से पड़ जावे। हाँ, खाद कारो ही पड़ जावे, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद में, है ना, जंतु को कूड़ा कचरा, पौधों को कूड़ा कचरा, उससे प्राप्त होती है। खड़े पढ़ना चाहो तो खड़े को। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं, है ना, पादपन ने और जंतु ने, तथा इसका अपघटन होने के लिए, अपघटन मतलब टूटने के लिए, खंडों में टूटने के लिए खुले में छोड़ देते हैं इसे। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहे ना, कीड़ा जो हमें दिखाई नहीं देते, ये गोबर अब बैठे, है ना, तो ये इसका अपघटन करते हैं। अपघटित खाद्य पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, ये है ना, अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 में, ये 6 है, 7th नहीं, कक्षा 6 में पढ़ा है तुमने इसके बारे में, ठीक है। क्रियाकलाप 1.2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित मतलब उगाइए, है ना, मूंग अथवा चने के ले लो, है ना। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। एक ही आकार के हों और तीनों छोटे से, नवोद्भिद मतलब उगरे हुए जो मूंग और चने के बीज, है ना, जिनमें से नयो चना बन लो है, जैसे उत्पन्न है ना, जैसे आलू रख दो, आलू की आंकन में तो निकल भी लग जावे ना, नए आलू के वो डंडी सी, ऐसी चना में तो मूंग में तो अपने आप उत्पन्न अंकुरित होने लग जाती है। मूंग की दाल, चना की दाल रख दो 2-3 महीना, हाँ, इनमें वो जड़ से निकलने लग जाती हैं। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABCD निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.3b। देखो प्रयोग की तैयारी कर रही है ये महिला, ये लड़की हैं दोनों, है ना। तो देखो ABCD गमला ले लिए, इनमें पेड़ उगा दिए और चित्र के नीचे लिख रहा है चित्र 1.3b, खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। तो देखो क्या तीनों, अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर आए, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? हाँ, ये कह रहा है क्या तीनों गिलासों के पौधों में
3 गिलास हैं, उनमें 3 पौधे उग रहे हैं, तो एक साथ तीनों बराबर गति कर रहे हैं, मतलब एक बराबर बढ़ रहे हैं, वो इतना लंबा होगा तो वो इतना लंबा होगा। ये कह रहा है किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, बेहतर मतलब अच्छी तरीका से है, किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है ना, उर्वरक मतलब रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकलों की सहायता से बनाया गया है ये, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, मतलब पोषक पाए जाते हैं इसमें, पोषक तत्व बहुत होते हैं इसमें। वे खाद से कैसे भिन्न है ये, है ना। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है उर्वरक का उत्पादन? फैक्ट्रियों में। शाबाश। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, देखो यूरिया, अमोनियम सल्फेट को उर्वरक आवे, सुपर फास्फेट प्रकार का भी यूरिया उर्वरक आता है, पोटास का भी, एनपीके का भी आ सकता है। एनपीके की फुल फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये फुल फॉर्म आ सकती है आपके लिए। एनपीके की फुल फॉर्म नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। शाबाश। एनपीके इसको ध्यान से समझेंगे तुम। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। तो तुम ये कह रहे हो पी से फास्फोरस होता है तो के से पोटेशियम कैसे हो गया? पोटेशियम का प्रतीक के होता है और पोटेशियम धातु का पहला नाम कैलियम था, जो कैलियम लैटिन भाषा का शब्द था, उससे पोटेशियम बना है, उनका अब रासायनिक नाम पोटेशियम है। तो एन का प्रतीक, एन का रासायनिक नाम नाइट्रोजन, पी का नाम फास्फोरस, के का नाम पोटेशियम, इसलिए नाम रखे गए। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, धान किसे कहते हैं? धान मतलब चावल, शाबाश, तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। कछु मत उगाओ, रेस्ट करन दो। अब आदमी जैसे दिन में काम करके आता है तो रात में सोता है, अब आदमी तुम रेस्ट मत करन दो, दिन में काम और रात में काम, बावड़ा हो जाओ आदमी, जीवित नहीं रह पाएगा। अरे चाचा नहीं कर रहे होते काम ऐसे, चाचा करे रात दिन सोवा ना को थोड़ी बहुत। हाँ तो सोने का तो रेस्ट चाहिए। रात में ही सोना। हाँ तो भाई नए का रेस्ट चाहिए, है ना। देखो वीडियो चली गई वो बाद में भाई। हाँ देखो, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण, है ना। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता, इसे ही फसल चक्र कहते हैं। ये नहीं 10 साल हो गए और 10 साल से लगातार गेहूं खेत में आ रहे हैं। एक आदमी को तुम दे रहे सब केला, रोज केला खवाओ, केला 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 केला, एक दिन ऐसा आवेगा केलाते मोहर जाओ, अरे आराम ना कर लो, है ना। ऐसे ही अब तुम रोज बैंगन की सब्जी बनाओ, क्या होता है, बैंगन की सब्जी तो परेशान हो जाते हो, अब ना मन कर रहा भाई रोज नया चाहिए रोज रोज, है। तो देखो पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। ऋतु का रहे बता, ऋतु ऋतु मतलब मौसम, एक मौसम में गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, है ना। तो हाँ
एक बीच का मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी, है ना। तो क्या करते थे पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा, फली रहती हम चारे में, तो एक ऋतु में उगाते थे, तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। पूरण मतलब नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होती रहती थी, मिट्टी में कमी नहीं आती थी नाइट्रोजन। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं, जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है नाइट्रोजन तत्वों की। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस कुलैय पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में, जड़ के नीचे ग्रंथिका होती है उनमें पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन, उर्वरक एवं खाद में अंतर, ये पेपर में आता है ज्यादातर। तो उर्वरक क्या है और खाद क्या है। पहला उर्वरक, देखो उर्वरक क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है ना। मानव निर्मित लवण मतलब उर्वरक मानव द्वारा बनाया गया एक लवण है। लवण कैसे, लवण किसे कहते हैं समझो। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। तो उर्वरक क्या होता है इसमें, अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा होती है और क्षार की भी मात्रा होती है। कुछ अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, बेहतरीन, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। हाँ, तो इसमें कड़वापन भी होता है और खट्टापन भी होता है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं और लवण बनाते हैं। तो देखो लवण कहते हैं उर्वरक एक। अब उर्वरक को तुम चेक करें जैसे लैब में, तो ना तो कड़वा होता है ना खट्टा होता है, बीच का होता है उदासीन, तो लवण है, ये लवण बन जाता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ना खट्टा है ना कड़वा है, ये उदासीन है। उदासीन लवण कहलाते हैं। अब खाद, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक कहते हैं जो अपने आप बनता है, जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो देखो पौधों एवं गोबर जानते हो कि अवशेष मतलब गोबर सड़ जावे, पौधा सड़ जावे, पत्ती बिल्कुल हो जाती है ना, पत्ती गल जावे, बदबू मारती है। तो विघटन मतलब बिल्कुल गल जाते, टूट जाते हैं ये खंडों में। जब खाद बने 1-2 साल बाद, गांव में लोग क्या करते हैं, घूरे पटकते जामे, कचड़े गोबर है इकट्ठो करें, घर को कचड़ा हो, साग सब्जी सब पटको में। घर में पेड़ है रो तो बाकी पत्ती खट्टी जर गई तो घूरे पटक रहे। तो 1-2 साल बाद उनको खाद उर्वरक खरीदने की जरूरत नहीं होती, घूरे उठाओ और खेत में डरवाओ। तो ये होता है उनका, खाद फ्री को मिल लो ये, और वो खाद बहुत अच्छी चीज है ना। अब आओ नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन कहां पर होता है, फैक्ट्रियों में। हाँ, उर्वरक बनाई जावे फैक्ट्री में, और खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में। बेहतरीन, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में। हाँ। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस जानते हो, गंदगी। हाँ, गंध मतलब बदबू प्राप्त नहीं होती उर्वरक से। मिट्टी, उर्वरक है डाले हम मिट्टी में, जो ह्यूमस मतलब ह्यूमस कहते हैं कोई सड़ जावे गल जावे चीज, हम तो बुरी बदबू आवे, वो ह्यूमस होती है। यह ह्यूमस उसे प्राप्त नहीं होती उर्वरक से। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद डालते हो खेत में, अब घूरे उठावे तुम, मन ना करो उठावे, बुरी बदबू मारते। प्रचुर मतलब ज्यादा। हाँ, प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में, है ना, प्राप्त होती है। तो देखो भाई, खाद से मिट्टी को ह्यूमस मतलब गंध प्राप्त होती है। मिट्टी को जितनी गंध प्राप्त होगी उतनी अच्छी हो जावे मिट्टी। अब नंबर 4,
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। हाँ, प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में, बहुत हाँ, ज्यादा। शाबाश। अब इसे पढ़ो। खाद्य में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। हाँ, खाद में पादप पोषक तत्व कम होते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा खाद और उर्वरक में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है ना। पीछे के क्वेश्चन आंसर में भी दे रखा है बुक में। अब देखो तुम यहाँ आ जाओ। साड़ी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताइए गए हैं, अंतर बताए गए हैं। अब देखो खाद के लाभ क्या क्या है। खाद, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, अब कारण समझेंगे आप क्यों अच्छी है। कोई लोग कह दम ना रे रोहन और एक सुहन है कि बेटा रोहन तो दे सुहन अच्छा है, तो वह कारण बताओ पिताजी रोहन अच्छा क्यों है। तो वह कारण बेटा उसे तो डोलेना है, तू आवारन की तरह दिन भर डोलता है। भू पौआ पीवे, तू भू पौआ ना पीवे तो पौआ पीवे, ऐसे कह में ना। तो ऐसे ही कहते ये अंतर। अब ये कह रहे खाद उर्वरक के अच्छे क्यों, तो कारण दो, कारण तो बताना पड़ता है। तो देखो, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी खाद डालता ना तो जल को अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है खाद में, है ना। यूरिया में तो पानी ऊपर ऊपर तैरता रहे, नए खाद अवशोषित करे पानी है। ये तुम पानी खेत में 10-15 दिन लेट है जामे सिंचाई तो भी वो हो जाता है, नए खाद सीमित सहन कर जावे कि 10-15 दिन काम चला सके। यूरिया में तो तुमने पानी नहीं दिया तो पेड़ मुरझा जाएंगे, सही टाइम पे पानी दे रहा हूँ। अब नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी जानते हो, बिल्कुल अच्छी हो जाती है ना, मुलायम एवं सारंध्र हो जाती है। सारंध्र मतलब छेद सहित, पार उंगलियां घुसा मिट्टी में भट्ट बच जावे, है ना, हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। गैस विनिमय कहते हैं गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। ये अब नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हाँ भाई, अब देखो मिट्टी में भी जीवाणु पाए जाते हैं, खादते ही तो जीवाणु उनकी वृद्धि होगी मिट्टी में, है ना। तो इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाते हैं। खाद के जीवाणु कौन से मित्र हैं? ये जीवाणु सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं खाद के, पाए जाने वाले मित्र सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए जाते हैं जो खाद में। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी को गठन मतलब अच्छी हो जाती है दशा, है ना। अब देखो यहाँ, है ना, बगल में। अब पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या होती है? जो बालक गांव में रहते हैं और खेत कर रहे हैं वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, उनके पाठ्य और रुचि भी ले रहे होंगे। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन किसे कहते हैं? जल का परिवर्धन कहते हैं विकास। पौधे की वृद्धि हो रही है और विकास, है ना, के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अभिशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अंकुरण मतलब एक बीज से दूसरा पादप बनना, है ना, नया पादप बनना, उसे अंकुरण कहते हैं। शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता ये, ठीक है।
अब देखो ऊपर आ जाइए अब आप यहाँ पर, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण कहते हैं ट्रांसफर, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। पाला पड़े ना, पाले कहते हैं पाला पड़ना, जैसे ज्यादा सर्दी पड़े जब, है ना, और जब ज्यादा ही धूप निकले जब पेड़ पौधे से रक्षा करता है ये, है ना। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये याद रखना, पीछे क्वेश्चन आंसरों में है ये क्वेश्चन। सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पर। निश्चित अंतराल कहते हैं समय, फिक्स समय पर। निश्चित मतलब फिक्स, अंतराल मतलब फिक्स समय पर। जैसे एक महीना बाद पानी देना हो, फिर दूसरे महीना देना हो, तो निश्चित समय मतलब एक सही समय पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता, है ना, बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु से में भिन्न होता है। देखो, सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। तो देखो भाई, सिंचाई के समय कब सिंचाई करनी है, बारंबारता फसलों मतलब अलग अलग फसल बोना, मिट्टी एवं ऋतु मतलब अलग अलग ऋतु में भिन्न होता है सिंचाई को समय। इस बात को ऐसे समझेंगे, देखो गर्मी में कौन सी फसल उगानी है, सर्दी में कौन सी फसल उगानी है, तो इसका बारंबारता मतलब समय फिक्स होता है। इन्हीं गर्मी में उगा रहे हैं तुम गेहूं, और सर्दी में उगा रहे हैं बाजरो, लायो उगाओ कांते उगाए कोई नहीं, वो तो फिक्स होता है आदमी का टाइम। ऐसे ही इसका भी फिक्स है। अब सुबह तुम जा समझो, सुबह को टाइम है फ्रेश है वे को, और तुम जा रहे हैं सुबह फ्रेश है वे ना जा रहे हो, तो दोपहर और शाम को जा रहे हैं। सुबह तो और रेगुलर है ना, फ्रेश होना चाहिए सबको। तो ये ऐसे ही फसलों को सही तरीके से उगाना चाहिए। हाँ, अच्छी फसल उगेगी, सही टाइम पर फसल उगाएंगे तो तुम। तो देखो, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत रहे, मिट्टी ज्यादा जल अवशोषित करती है। सूखे भाई धूप चाहिए, धूप आदमी है ना, धूप में खड़ा कर दो तुम, पानी मांगे तो मिट्टी तो एक तरीका से आदमी है वो तो पानी चाहिए, वो भी जीव है, हर आदमी प्रगति में पाए जाने वाला जीव है भाई। तो देखो ऐसा क्यों है, क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो देखो, अब भूजो कह रहा है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। अब देखो सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, सिंचाई कैसे कर सकते हैं हम? कुएं से कर सकें, जलकूप से कर सकें। जलकूप जानते हो? जल का वो हैंडपंप। हाँ, जलकूप कहते हैं। हाँ, हैंडपंप कहते हैं, जो पानी खींचने वाला होता है जलकूप, हैंडपंप, जलकूप। हाँ, जल खींचने वाला कूप है ना, हैंडपंप कह सकें। तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सिंचाई के स्रोतों के नाम बताइए, कौन कौन से सिंचाई के स्रोत बोलो? जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। शाबाश, है ना। अब देखो, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मतलब देखो कैसे, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। मतलब कम दक्ष मतलब सही, कम काम करती है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। पहले आदमी, सुनो ध्यान से सुनो, मेरी बात पर ध्यान दें।
पहले विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। देखो इन बातों को ध्यान से देखें। मोटी गिरनी। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न। पहले सिंचाई करने के निम्न साधन थे पुराने समय में। पारंपरिक मतलब पुराने समय में हमारे बाबा दादा परदादा सिंचाई कैसे करती? मोट गिरनी द्वारा। ये कैसी होती है चित्र साइज दिखाएंगे इसके लिए आपको। मोट गिरनी। चैन पंप से सिंचाई करती, डेकली तय करते, रहट तय करते। रहट का दूसरा नाम है उत्तोलक तंत्र। और चित्र 1.4 ए से डी तक दिए गए हैं। इसके अब दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। तो देखो ये मोट तो ये मोट है। इसमें क्या करता था आदमी? कुआं में से रस्सी से पानी खींचता था, ये रस्सी, और यहाँ तक कुआं थे मटका बांध देता था, है ना। मटके के आकार का, है ना। जा खींच तो जैसे ऊपर आ जाती, एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाता था, एक इस रस्सी को खींचता था। जैसे ऊपर आई भट्ट क्यारी, यहाँ नाली बना देते थे, भट्ट उड़ा दे, खेत में पानी जा रहा हो। आजकल कोई ना कर रहा है ऐसे। यहाँ बहुत मेहनत लगती। एक खेत 2-3 दिनों 5 दिनों में जाकर भरतो आदमी पे। अब तो घंटा 2 घंटा में हैंडपंप नल मोटर चलाई, पूरे खेत की सिंचाई। तो ये सक्सेस ना हो, पहले आप ही बढ़ जाते लोग। अब देखो दूसरा चैन पंप देखेंगे आप, कैसा होता है चैन पंप। देखो भाई ये चैन पंप है, ठीक है। इसमें क्या करते थे? ये चैन बांध देते थे, ये चैन, और इसमें बाल्टी बांध देते थे। इसके नीचे रस्सी ऊपर चैन पर जैसे ही ऊपर आती थी अपने आप फल जाती थी। जैसे ही नीचे जाती पानी भरतो, ऊपर आगे सीधे खल जाती। हाँ ये चैन अब यहाँ नाली में से होकर यहाँ खेत में पानी चला जाता है। अब देखो तीसरा ये है डेकली। ये डेकली में क्या करते थे? ग्लोर सी बना ली, पेड़ पे यहाँ ये रख दिया, रस्सी से बाल्टी खींची और यहाँ हाथ से उठानी पड़ती थी। इसे डेकली के आकार की सी थी ये। इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत थी, है ना। पत्थर से जब बांधते थे ये उठा देते थे इसको। तुम जो देख लो डेकली है, डेकली से पानी खींचते थे, है ना। ये हमारे गांव में भी बन रहे हैं। तो देखो और ये चित्र है रेट का, है ना। देखो ये रेट देख सकते हो आप, रेट, है ना। ये रेट का चित्र है, रेट, है ना, रेट, ये रेट है। इसमें क्या है? बैल। देखो ये बैल घूमता रहता था यूँ, है ना। बाल्टी जैसे ये बाल्टी, इसके ऊपर ये 4 बाल्टी बांध देते थे रेट। हाँ इसको घुमाता था, जो अगल बगल घूमता था बैल, ऊपर बाल्टी आ जाती थी, अपने आप नाली में खल जाती थी, है ना, नाली में, और पानी सिंचाई होती थी। रेटों द्वारा करते थे। नीचे का ही पानी भरा। अब देखो भाई ये तो हमने पढ़ी पुरानी तरीके सिंचाई करने के, पानी देने के पुराने तरीके थे। अब हम नए तरीका समझेंगे। हाँ अब नए तरीका चल रहे हैं जो आज के ज़माने में हम जी रहे हैं 2020 में। देखो ये है छिड़काव तंत्र। आज की विधि, सिंचाई करने की विधि है ये, है ना। इसमें क्या करते हैं हम? देखो अब जैसे हम पार्क है, पार्क में असमतल भूमि होती है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा। तो उस पार्क में सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, छिड़काव तंत्र का, है ना। पुराने जमाने में हम बिनते करते, मोटते डेकली फेंकली थे। आजकल क्या करते हैं? खेत में का ऊंचा नीचा हो तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, छिड़काव तंत्र का। इसमें क्या करते हैं? ये पाइप लग रहे हैं, यहाँ मोटर लग रही है, बटन दबाई और मोटर चालू। तो यहाँ पर खेत में बीच में पाइप लगा दिए हैं, ये देखो, और ये इन पर ये पाइप खड़े हैं ऊपर, इनके ऊपर नोजल पंप लगे हुए हैं, इनमें से फुब्बारा सा निकलता है, तो ये पानी सब जगह पहुँचा देता है, ऊंचो नीचो कहीं पर भी हो। तो ये छिड़काव तंत्र बहुत अच्छी विधि है। ऊंची नीची जगह पर छिड़काव करने के लिए फुब्बारे की तरह छिड़काव करता है, बहुत अच्छी विधि है, छिड़काव तंत्र कहते हैं इसको। और क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, आइए अब देखो। सिंचाई की आधुनिक विधियां, मतलब आज की विधियां।
सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। मितव्यता मतलब सही तरीके से कर सकते हैं। और मुख्य विधियां निम्न है। पहली है छिड़काव तंत्र, है ना। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल मतलब ऊंचा नीचा, समतल नहीं हो के लिए किया जाता है। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों, ऊर्ध्व पाइप मतलब लंबे पाइपों द्वारा, और ऊपर नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, जो घूमे हो पानी निकले उनमें, तो वो घूमते हैं ऊपर। जो उंगली पर तुम नोजल लगा दो, जो घूमते हो पानी पर सब जगह छोड़ती है, एक जगह पर ना छोड़े हो। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, है ना। जैसे तुम्हें सुदर्शन चक्र ना घूमे उंगली पे, ऐसे ही ये नोजल पंप घूमते हैं पाइप के मुंह पर ऊपर। पानी को सब जगह घूमते हुए थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, फिर दोबारा नहीं घूमते रहते हैं। ये जब पंप देखो, जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन में कर सकें। इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? छिड़काव लॉन में। लॉन जाने घर को लॉन रहे ना, घर को बरामदा खाली है, तुमने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, तो छिड़काव तंत्र विधि द्वारा पानी दे सकते हैं वहां पर। दूसरी है कॉफी की खेती। कॉफी तुम पीते हो, है ना। चाय नहीं, कॉफी पी दूसरी होती है। अब कॉफी पी रहे हैं, है ना, कॉफी की खेती होती है, वहां तुम पानी ना पाइप डाल दियो, है रही है पानी अपने आप। छिड़काव तंत्र ज्यादा पानी दे जावे कॉफी को नुकसानदायक है। छिड़काव करते हैं, यहाँ पत्तियों पेड़ों के ऊपर पानी देते हैं, हरे भरे रहे खेत, वो है ना, पेड़ पौधे चाय कॉफी के। एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसरों में पीछे दे रखा है। और छिड़काव तंत्र में आप जरूरी नहीं है आप इसे रटना नहीं है, ऐसे कह सकते हो। छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है और इसमें नोजल पाइप के ऊपर नोजल लगा होता है, जिसकी सहायता से हर जगह पानी की छिड़काव तंत्र छिड़काव के रूप में, फुब्बारे के रूप में छिड़काव किया जाता है। और ये छिड़काव लॉन में इस मतलब ये छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। और छिड़काव लॉन में कर सके तुम कहाँ का प्रयोग कर सकते हैं? कॉफी की खेती में और भी बहुत कई फसलों के लिए उत्पादन ऐसे करते हैं छिड़काव तंत्र द्वारा सिंचाई। अब दूसरी पढ़ेंगे हम ड्रिप तंत्र। देखो तुम्हारे लिए ड्रिप तंत्र का चित्र दिखाएंगे पहले हम। ये ड्रिप तंत्र का चित्र है भाई, देखो इसमें ड्रिप तंत्र में क्या हो रहा है। ड्रिप तंत्र में क्या करते हैं, मोटर ये लग रही, वो सेम है, प्रक्रिया तो वही है, कुओं द्वारा पानी दिया जाता है बोरवेल द्वारा। अब यहाँ पर मोटर लग रही है, लग रहा है ये यहाँ से यहाँ सीधे क्यारियों में छोड़ देते हैं पानी है पाइप को। उसमें क्या पाइप खड़े थे और वहाँ पर नोजल लग रहा था ऊपर। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट क्यारियों में छोड़ दें, जड़ों में पानी पौधे की में देते हैं इस विधि द्वारा। ड्रिप तंत्र, ड्रिप माने ड्रिप तंत्र मतलब इसमें बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, जड़ में पानी धरती में छोड़ दिया, पाइप डाल दिया, अपने आप खेत में लग रहा। पर ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी सिंचाई समतल भूमि में ही दी जा सकती है, सिंचाई की जा सकती है। असमतल भूमि पर यह विधि काम नहीं करती। तो देखो अब पढ़ेंगे ध्यान से। अब ड्रिप तंत्र पढ़ेंगे क्या होता है। देखो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। अब आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर का तुम फुब्बारे से पानी देंगे ऊपर, हम कोई फायदा नहीं, जाकर तो नीचे ही पानी चाहिए जड़ में।
आम रहे और जामुन रहे, इनके पेड़, कछु पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ में पानी जाना चाहिए, फूल पत्ती में नहीं जाना चाहिए। कछु पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ऊपर पानी चाहिए, वो ऊपर से ग्रहण करें। कछु नीचे से ग्रहण कर रहे हैं, नीचे से ग्रहण कर रहे हैं, इनको ड्रिप तंत्र चाहिए। और जो ऊपर से पानी ले रहे हैं उनको चाहिए छिड़काव तंत्र विधि द्वारा सिंचाई। तो ये ड्रिप तंत्र में फलदार पौधे जो फल देते हैं, ये ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई की जाती है, इनमें पानी दिया जाता है। बगीचों में, है ना, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। वृक्ष होते हैं बड़े, और बड़े वृक्षों को तो तुम फव्वारे तो पानी दे ना सकें, देंगे तो कोई फायदा नहीं, नीचे जड़ में पानी दे दो, है ना। मिर्च टमाटर के पौधे, इनको जरूर तुम छिड़काव कर सकें। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ऐसे कौन से पौधे? जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है उनके लिए छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग करते हैं, और जिन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है उनको ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग करते हैं, है ना। जब ज़्यादा पानी चाहिए हो तो जड़ में दे दो, है ना, अपने आप पहुंच जाता है ऊपर तना पत्ती तक। अब इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, मतलब बेकार ना जावे। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ये या मतलब समझो, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र, जहाँ जल की कमी है उनके लिए एक तरह से वरदान है ये, है ना, कि जल बचा सकें तुम ऐसे। अब पढ़ाएंगे आप खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, सुनो ध्यान से। खरपतवार उसको कहते हैं वे पौधे जो खेत में अपने आप उगाते हैं, उनके लिए हम बीज नहीं डालते उगने के लिए, खेत में बीज डालो जब उगाओ, अपने आप उगाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। ना तो उनको पौधे वो खाते हैं पशु, ना आदमी खाता है, मतलब कोई महत्व नहीं होता उनका, बेकार पौधे होते हैं, उनको उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो देखो, भूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए, निकट मतलब पास के, गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा खेत में जाकर कि गेहूं उगाए, जैसे उन्होंने तो गेहूं के संग और पौधे उगाए जो हमने उगाए ही नहीं। भूजो कह रहा पहेली थे, जी ये पौधे तो हमने उगाए ही नहीं, ये कैसे उगाए। तो भूजो कह रहा है क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। तो देखो भूजो पूछ रहा है, तो देखो खरपतवार क्या होता है और डिटेल हम पढ़ेंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, अवांछित मतलब बेकार पौधे, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक मतलब अपने आप फसल के साथ उगा जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार। हाँ, खरपतवार हटाने की वो क्या कहते हैं, निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार में उखाड़े ना खेत में थे, आतन थे, खुरपा थे, तो उसको निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा मतलब सामना कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं तथा कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। विषैले मतलब जाने तुम हानिकारक जहर हो सकते हैं। अब आओ सर जी, आपको पूरा नाम का है एनसीईआरटी को देखो। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित मतलब वृद्धि को, नियंत्रित मतलब वृद्धि को रोकने के लिए, है ना, और खरपतवार को हटाने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है कि खरपतवार बढ़ना नहीं चाहिए खेत में, और हटाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत उपाय करता है। फसल उगाने से पहले खेत में जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पा में जैसे ही जब हटा दो एवं बीज बनने से पहले का
होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, खरपतवार पौधे को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो जड़ से काट दो या जड़ में दो या हाथ से उखाड़ दो जड़ सहित, है ना। हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो, खुरपी का दूसरा नाम है हैरो, है ना, की सहायता से किया जाता है। खुरपी हर घर में मिल जाती है ना। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। रसायन जाने हो, केमिकल, है ना, इनके उपयोग से भी खरपतवार को बढ़ने से रोका जा सकता है। उगे तो पहले मर जाओ, है ना। जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। दवाई छिड़कते हैं ना, उन्हें कहते हैं रसायन, केमिकलों की बनी होती है दवाई। खेत में जो पेटी से लटका कर फब्बारे की तरह छिड़कता है पेड़ पौधे पर जो किसान, उसे कहते हैं खरपतवार नाशी। जो क्या करता है, ये खरपतवार को बढ़ने से रोकता है, उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, इसे भी याद रखना है। अब यहाँ आ जाएं, जैसे 2,4-D, है ना, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। ये दवाई है, केमिकल का नाम है 2,4-D, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। स्प्रे की सहायता से, स्प्रे कोई दूसरा नाम है फुहारा। फुहारे की तरह छिड़काव करो, ये नहीं गिलास भरो और फेंक दियो, गिलास से नहीं, है ना। ये खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है किसान। ऐसे पेटी को लटका लेता है पीठ के पीछे। अब देखो यहाँ पर देखेंगे आप, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? भूजो कह रहा है। तो देखो यहाँ पर, जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पारें जब, है ना, एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, है ना। पुष्प नैयायों एवं बीज बनने जब ही, है ना, छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं, जब ही छिड़काव कर दो खेत में के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, मतलब बीमार रह सके किसान या दवाई छिड़कने से। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेने चाहिए। जैसे आज कोरोना चल रहा है, मास्क बांध ले, मास्क लगा लो, नहीं तो, है ना, ये मुंह ढक लियो, मुंह और नाक को। मुंह और नाक में चले गई दिक्कत हो जाती है। अब समझेंगे कटाई क्या होता है ना। कटाई एक बार, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। कटाई मतलब काटना फसल को। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धरातल मतलब जमीन के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में, अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये फसल है, कम से कम है 3 से 4 महीना चाहिए हमें पकने में। कोई फसल 3 महीना में पक जाती है, कोई 3.5 में, कोई 4 में तो पक्की पक जाती है ना। अब देखो, हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। तो प्रश्न आ सकता है, हमारे देश में किसकी सहायता से हाथों द्वारा कटाई की जाती है? बोलो। दरांती। ध्यान नहीं है पढ़ने पर। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ये कैसी मशीन है? जहां में आदमी की जरूरत ना है, मशीन चले, गेहूं अपने आप काट देती है।
आदमी की जरूरत ना है, ना दराती की जरूरत है ना। कैसी होती है दिखाएंगे चित्र में आगे। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये मोस्ट परिभाषाएं छोटी छोटी आती हैं, पेपर में आएंगी, याद करनी है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? जब फसल पक गई तो वह फसल में बीजों में से दानों, गेहूं के बीज ना है, गेहूं में जैसे रहे पेड़ में तो कूट के बाद दाने अलग करो, है ना। बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और थ्रेसिंग कहते हैं कटर द्वारा थ्रेसिंग करी जाती है ना। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। और कॉम्बाइन मशीन, अब देखो कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होती हैं उसमें, है ना, को दोनों को मिलाकर बनाई गई है कॉम्बाइन मशीन। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, अब देखो यहाँ पर आइए, ये कॉम्बाइन मशीन है, चित्र देख सकते हो आप इसका। ये कॉम्बाइन मशीन है, देखो जेसीबी सी लग रही है पर जेसीबी नहीं है ना। देखो कर फटक कर विनोइंग अलग कर लेते हैं, मतलब विनोइंग मतलब दानों को अलग कर लेते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब देखो पहली क्या कह रही है, पढ़ो। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में अलग आग लगने का खतरा भी है। देखो सुनो ध्यान से, ये कह रही है कि खेत में जो हम जैसे हमने काटे, वो उग रहा है खेत में जैसे ढेंचा। अब भाई लकड़ियाँ तने को काट कर तने के टुकड़े रह जाने फिर हम खेत में ही रह जाती हैं, उन्हें किसान जला देता है। तो उससे दो नुकसान है, एक तो किसान खेत में आग लग सकती है और इससे प्रदूषण भी फैलता है ना। तो इससे खेत में पड़ी फसल में आग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए? कटाई पर्व देखो क्या होता है। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी, स्वर्णिम मतलब अच्छे दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास मतलब खुशी एवं अच्छे समय के भाव संचारित करती है। अच्छे समय का भाव संचारित मतलब अच्छा भाग्य, जो समय आदमी को आगे के समय आने वाला सही समय बताती है, संचारित करती है ना। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवयाना एवं बिहू जुड़े हुए ये कटाई के पर्व हैं। कटाई होती है इन मौकों पर। देखो मैं समझाऊं तुम्हें तो सुनो ध्यान से। देखो अब जैसे पोंगल पे कोई सी कटाई होती है, कोई सी फसल कटती है, बैसाखी पर बैसाख में कटें, होली पे अब होली है, होली पे गेहूं कटे, है ना, होली निकले। अब दीपावली है, दीपावली पर क्या होता है, दीपावली पर भी कटाई होती है। कुछ फसल ये कटाई पर्व है, इन पे त्योहार पास आता जाता है और फसल कटती है। तो कुछ के लिए ये पर्व अच्छा होता है, कुछ के लिए बेकार होता है। क्यों? कच्ची उनकी फसल अच्छी है तो वो खुशी से मनाते हैं पर्व को, कुछ के लिए फसल बेकार होती है तो उनका त्योहार बेकार बनता है। ये विनोइंग मशीन है, ये विनोइंग फटकने वाली मशीन है। गेहूं को डालते हैं इसमें, भूसे को अलग कर देती है, गेहूं को नीचे पटक देती है। फटकने वाली मशीन होती है, विनोइंग कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है विनोइंग। अब यहाँ पर आओ, आप भंडारण पढ़ेंगे। देखो भंडारण कैसे करते हैं फसल का, है ना। तो देखो उत्पाद
उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। भंडारण जानते हो क्या होता है? जैसे इकट्ठा करना। हाँ शाबाश, इकट्ठा करना। उत्पाद मतलब जो चीज हो कछु, है ना। जैसे गेहूं उगाए तो उनमें से गेहूं बने, दाने प्राप्त हुए, उत्पाद है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, गीले स्थान पर, नमी मतलब गीला स्थान, कीटन से बचाव, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना चाहिए होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती। ताजा फसल है, जैसे गेहूं तुमने ऐसी जगह रख दी जहाँ सीलन आ रही है, गेहूं ने खराब कर दी। जब हम ऐसे रखते हैं, जब वो आती है ना, क्या आती है, रखने के बहुत साधन है ना। टंकी आ रही है, कोई टंकी में रखे गेहूं, है ना, कि सील नहीं पहुंचे, टैंक आ रहे हैं कछु, है ना। यदि फसल के दानों का दूसरा नाम है बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया, मतलब बीज सुखाए नहीं गए और डायरेक्ट एक भर दिए टंकी में, तो इनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण होने से अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। मतलब बीज फिर उग ना सके, गेहूं में डालेंगे उगावे लायक नहीं हो, है ना। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों जाने, कीड़े मकोड़ों को, जीवाणु कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में करता है। जूट के बोरा बने, बोरी, है ना, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। धातु के, अब एक प्रश्न आ सकता है, किसान अपनी फसल को एकत्रित किस में करता है? जूट के बोरिया में, बोरी बनिया में ना, जूट के यहाँ में, हाँ कछु जूट के, और धातु के बड़े पात्र मतलब धातु के बने रहे बर्तन बड़े में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। परंतु बीज को बड़े पैमाने पर भंडारण करना, ज्यादा ही भंडारण घरन में तो इनमें करते हैं, जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्र में। पर जब ज्यादा ही बीज है, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना है, तो क्या करते हैं, साइलो मतलब कोटर रहे में, कोठी बना दे में, एक कमरा सो बड़े बड़े हॉल, उनको कहते हैं साइलो। और भंडार गृह में किया जाता है। भंडार गृह मतलब सब बहुत गेहूं पड़े रहे। साइलो मतलब कोटरों और भंडार गृह मतलब बड़े बड़े हॉलों में किया जाता है, जिससे उनको, अब देखो ध्यान से सुनो फिर मान चलेंगे। जैसे ही लड़की कह रही है, पहली, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों रखते हैं ऐसे। तो देखो ये अनाज भंडारण हेतु साइलो का चित्र है। देखो चित्र के नीचे लिख रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो ये लिख रहा, अनाज भंडारण हेतु साइलो, ये कोट रहे, इनमें गेहूं भरते हैं, है ना। और यहाँ ये भंडारण गृह हैं, ये चित्र देख रहे हो तुम, ये भंडार गृहों में, बोरों में अनाज का भंडारण, जहाँ बोरी में भर भर के रखे, है ना। पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, है ना। कोटरों में इसलिए रखते हैं मैंने, साइलों में, कि कीड़े मकोड़ों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। सेल्फोसिक गोली डाल रहे हैं हम, है ना, वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप 1.3 ये साड़ी में कह रहा है, जैसे खाए जाने वाले पदार्थ स्रोत, तो जैसे दूध से हमें किस से प्राप्त होता है, गाय भैंस बकरी ऊँटनी से। तो दूसरा और यहाँ रख दो तुम, जैसे दूध के अलावा और रख सकते हो नीचे, जैसे फल कहीं से प्राप्त है हमें, पेड़ पौधों से, है ना। और फिर लिख दो जाम, अब तुम्हें सब्जी किससे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। ऐसे ही साड़ी को बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे आओ,
इस सारणी की पूर्ति करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, समुद्र के तटीय क्षेत्र जानते हो क्या होता है? मतलब उनके किनारे। हाँ, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली खावे हो, समुद्र के किनारे रहने वाले, फ्री की मिल रही है ना, खाओ जरन, जब आदमी को फ्री मिला है जब ज्यादा खाता है ना, ऐसे ही है, उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि, है ना। इस प्रकार सभी इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। बेहतरीन। अब देखो पहली क्या कह रही है, पढ़ो। पहली, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाँ,